हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखा गणित में रेखा और कोण। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आज से पहले आपकी रेखा गणित कमजोर है, ठीक है ना, तो आज इस क्लास के बाद जो है आपको रेखा और कोण में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें हम समस्त प्रकार की रेखाओं के बारे में समझेंगे, ठीक है ना, कोणों के बारे में समझेंगे और उनसे संबंधित परिभाषाएं समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो देखते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रेखा की बात करें, ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिए अगर होगा तो रेखा से पहले एक आता है बिंदु। कौन आता है बच्चों? बिंदु। अब बिंदु कहते किसे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिंदु को कहा जाता है पॉइंट। क्या कहा जाता है? पॉइंट। अब रेखा की जो है बच्चों, तो उससे पहले बिंदु ही आएगा। तो अब देखिए बिंदु की परिभाषा क्या होगा, ठीक है ना। तो बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसका कोई विमा नहीं होता। ठीक है बच्चों, बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसका कोई विमा नहीं होता है। विमा न होने का मतलब क्या है बच्चों? जो बिंदु होता है, ठीक है, न तो इसका लंबाई होता है और न तो इसका चौड़ाई होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि बिंदुओं का लंबाई भी नहीं होता और जो बिंदु है इनका चौड़ाई भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई विमा नहीं होती, अर्थात बिंदु का न तो लंबाई होता है और न तो चौड़ाई। तो बच्चों अगर बिंदु का न तो लंबाई होगा न तो चौड़ाई, तो बिंदु तो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है बच्चों, बिंदु हमें दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि बिंदु हमें दिखाई दे, इसीलिए बिंदु को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया? ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें विमा नहीं होती, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई विमा नहीं होती, उसे बिंदु कहा जाता है। अर्थात बिंदु के पास न तो लंबाई होती है और न तो चौड़ाई होती है। इसका मतलब परिभाषा के अनुसार जो है बिंदु हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, परिभाषा के अनुसार क्या होगा? बिंदु दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि बिंदु को दिखाने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे हम लोग बड़ा बना लेते हैं। अब बच्चों अगर हम लोग इधर बात करें कि बिंदु के प्रकार की, ठीक है बच्चों, बिंदु के प्रकार की बात करें कि बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर बिंदु के प्रकार की बात की जाए, ठीक है, तो बिंदु कई प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, बिंदु जो है ये कई प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होगा? तो पहला होगा संरेख बिंदु। कौन सा बिंदु होगा? पहला होगा बच्चों संरेख बिंदु। अब बच्चों संरेख बिंदु का मतलब क्या है? देखिए, संरेख बिंदु का मतलब यह है कि अगर दो या यदि दो से अधिक बिंदुएं एक रेखा में स्थित हैं, यदि दो से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा में स्थित हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा संरेख बिंदु। ठीक है, तो ये सभी बिंदुएं कैसी होनी चाहिए? ये सभी बिंदुएं होनी चाहिए सरल रेखा में। ठीक है बच्चों, अगर दो से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा में स्थित हैं तो उन्हें कहा जाएगा संरेख बिंदु। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है? तो इसका उल्टा होता है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु। अब असंरेख बिंदु किसे कहा जाएगा? जैसे देखिए, ये जितने बिंदुएं हैं ये असंरेख हैं। क्या है? असंरेख। तो यदि दो से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा में न हो, यदि दो से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा में न हो, तो अगर एक सरल रेखा में न हो तो वो कहलाएंगी असंरेख बिंदु, और अगर एक सरल रेखा में हो तो कहलाएंगे संरेख बिंदु। तो बच्चों बिंदुओं के बारे में इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती, जिसकी कोई विमा नहीं होती, जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती, उसे बिंदु कहा जाता है। ठीक है ना, और बिंदु जो है हमें अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन दिखाई नहीं देगा। अब बिंदु के प्रकार की बात करें तो बिंदु दो प्रकार का होता है, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब होता है अगर दो से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा में स्थित है तो उन्हें संरेख बिंदु कहा जाएगा, और अगर एक सरल रेखा में नहीं है तो क्या कहा जाएगा? असंरेख बिंदु कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बिंदु के बारे में। क्या इससे पहले आपको पता था? जी ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर अब इससे बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे रेखा। ठीक है बच्चों,
रेखा को कहा जाता है लाइन, सबको पता होगा। अब बच्चों अगर हम लोग रेखा की बात करें, देखिए रेखा क्या होता है, तो रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है, रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें केवल लंबाई होती है, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई न हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई हो ही ना। ठीक है, तो चौड़ाई न हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेखा। ठीक है बच्चों, तो ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, ठीक है, और चौड़ाई न हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेखा। अच्छा बच्चों, अब देखिए बच्चों, जो रेखा है, एक बात और समझिएगा, ठीक है ना, कि रेखा पर जो है बच्चों, किसी भी रेखा पर अनंत बिंदुएं होती हैं। कितने बिंदु होते हैं, तो किसी भी रेखा पर बच्चों अनंत बिंदु होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई रेखा है तो उस पर कितने बिंदु होते हैं, उस पर होते हैं अनंत बिंदु। ठीक है, इसका मतलब ये बच्चों कि जो रेखा होता है ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, जो रेखा है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, रेखा किससे मिलकर बना है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखिएगा कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, उसे रेखा कहा जाता है। और रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अर्थात रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसके बाद बच्चों देखिए, अगर बात करें हम लोग रेखा के प्रकार की, ठीक है बच्चों, रेखा के प्रकार की, बच्चों जो रेखा है ये कई प्रकार का होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि रेखा के प्रकार की, तो रेखा कई प्रकार का होता है। अब देखिए, तो अगर पहली बात करें, ठीक है ना, अगर रेखा के पहले प्रकार की बात करें तो पहला होता है सरल रेखा। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। अब बच्चों सरल रेखा क्या होगा, देखिएगा, तो जैसे बच्चों अगर हम ये कोई चित्र बना रहे हैं, ठीक है बच्चों, अच्छा हाँ एक बात और देखिएगा कि रेखा के दोनों ओर तीर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रेखा को दोनों दिशाओं में, रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों जैसे ये हम लोग पहली बात कर रहे हैं सरल रेखा। अब सरल रेखा कहते किसे, देखिए, तो ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर 180 अंश का कोण बने। ठीक है बच्चों, ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर 180 अंश का कोण बने उसे कहते हैं सरल रेखा। ठीक है, तो सरल रेखा आपको समझ में आ गया कि ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर 180 अंश का कोण बने उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा। इसके बाद बच्चों क्या है, इसके बाद है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अब टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे कहते हैं, देखते हैं। देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या मतलब है बच्चों, टेढ़ी मेढ़ी रेखा का मतलब यह है कि इस प्रकार से ये होगा। अब बच्चों ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर 180 अंश का कोण न बने उसे क्या कहेंगे, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। बच्चों आप ही लोग बताइए कि क्या यहां पर तो 180 बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर 180 नहीं बन रहा है, यहां पर 180 बन रहा है लेकिन यहां पर 180 नहीं बन रहा है, तो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर 180 अंश का कोण बने उसे सरल रेखा कहते हैं, और ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर 180 अंश का कोण ना बने उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो आ गया समझ में बच्चों टेढ़ी मेढ़ी रेखा। बच्चों इसके बाद है तीसरा वक्राकार रेखा। वक्राकार रेखा अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कर्व्ड लाइन। क्या बोलते हैं, कर्व्ड लाइन। अब बच्चों वक्राकार रेखा क्या होता है, तो देखिए बच्चों इसके लिए हम लोग अलग पेज देखते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों वक्राकार रेखा, ठीक है,
वक्राकार रेखा को अंग्रेजी में बोला जाता है कर्व्ड लाइन। अब बच्चों वक्राकार रेखा होगा क्या, देखिए तो बच्चों ऐसी रेखा, ठीक है ना, ऐसी रेखा जो एक वृत्त के परिधि का भाग, ठीक है बच्चों, ऐसी रेखा जो एक वृत्त के परिधि का भाग हो, ठीक है, क्या कहलाता है, वक्राकार रेखा कहलाता है। बच्चों वृत्त के परिधि का मतलब ये है, जैसे ये देखिए ये वृत्त के परिधि का ही भाग है। जैसे अगर हम मान लें कि ये कोई वृत्त हो गया, ठीक है, अगर ये मान लिया जाए, जैसे ये मान लीजिए कोई वृत्त बना दिए हम, ठीक है, तो अगर इस वृत्त को हम लोग क्या करें कि यहां से इतना बड़ा इसका टुकड़ा ऐसे काट लें, मान लेते हैं ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये पी हो गया, तो अगर ये हम ए पी बी टुकड़ा काट लें, तो ए पी बी टुकड़ा काट लें बच्चों, तो देखिए ऐसे ही तो बनेगा, काट के बाहर निकाल लें, तो ये हो गया इधर ए, इधर जा रहा था बी, अब बीच में था पी, तो बच्चों ये क्या हो गया, इसे तो ही कहेंगे हम वक्राकार रेखा। तो ऐसी रेखा जो एक वृत्त के परिधि का भाग हो उसे हम कहते हैं वक्राकार रेखा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा ये वक्राकार रेखा, ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा प्रकार रेखा का, ठीक है। अब आते हैं चौथा, चौथा आता है समांतर रेखा, ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। अब बच्चों समांतर रेखा किसे कहते हैं, देखिए तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करें, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करें, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा समांतर रेखाएं, ठीक है, कभी प्रतिच्छेद न करें। तो जैसे बच्चों उसका चित्र देखिए, ये रेखा हो गया और ये रेखा हो, तो बताइए क्या ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेंगे, नहीं। अगर इनको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, अगर इनको आगे बढ़ाया जाए बच्चों, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे उन्हें कहा जाता है समांतर रेखा। अब बच्चों जैसे मान लीजिए कि इसका नाम है ए बी, क्या नाम है, इसका नाम मान लीजिए ए बी, ठीक है, इस रेखा का नाम है ए बी और इस रेखा का नाम है पी क्यू, और अगर ये समांतर हैं, ठीक है, तो अगर ये समांतर हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल विथ पी क्यू, ठीक है बच्चों। तो समांतर का जो सिंबल है ना, ये डबल लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करें उन्हें समांतर रेखा कहते हैं, और समांतर रेखा कभी काटेंगे ही नहीं। और अगर ए बी कोई रेखा जो है और वो समांतर है तो ध्यान रखिएगा कि ए बी समांतर पी क्यू ऐसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक तरीका और है, क्या करिए हम लोग कि इस पे डबल एरो जैसे बना दिए, इस पर भी डबल एरो बना दिए, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। तो अगर दो आमने सामने के रेखाओं पर इस तरह का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब वो क्या माने जाएंगे, समांतर माने जाएंगे। अब बच्चों एक बात और देखते हैं इसमें, देखिए अब जैसे मान लीजिए कि एक समांतर रेखा है, ये कोई एल, और एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, मान लीजिए कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है बच्चों। इनको जो है कोई तिर्यक रेखा काट देती है, इनको कोई तिर्यक रेखा मान लीजिए एन काट देती है। तो जो अगर तिर्यक रेखा काट देती है तो ध्यान रखिएगा इनके जो संगत कोण होंगे, इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो संगत कोण बराबर होंगे। अभी संगत कोण होता क्या है, देखिए तो संगत कोण कौन कौन से बराबर होंगे, जैसे अगर ये वाला कोण x है और ये वाला कोण y है, तो ध्यान रखिएगा x और y संगत कोण के हिसाब से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बात कर ले हम लोग, ठीक है, x और y अकॉर्डिंग टू संगत मतलब जो आपके कोण है ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं, अगर बच्चों इस कोण को मान लें हम लोग W, इस कोण को मान लें Z, तो ध्यान रखिएगा कि W बराबर भी क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अच्छा बच्चों इस कोण को मान लें A, इस कोण को मान लें B, तो ध्यान रखिएगा कि कोण A और B जो हैं आपके संगत कोण के हिसाब से क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा इस कोण को मान लीजिए P, इस कोण को मान लें Q, तो ध्यान रखिएगा
कि कोण P बराबर कोण Q हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं दो समांतर रेखाओं के मध्य। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करें तो देखिएगा x और y, इस लाइन के ऊपर है x, इस लाइन के ऊपर है y, तो दोनों ऊपर वाले बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके इधर वाला ये ऊपर वाला w, ऊपर वाला z, तो देखिए w और z बराबर होंगे। सेम पोजीशन नीचे वाला a और सेम पोजीशन नीचे वाला b, a और b बराबर होंगे। सेम पोजीशन इस तरफ का नीचे वाला p और सेम पोजीशन नीचे का इस तरफ वाला q, संगत कोण बराबर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ठीक है, समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण उनके हो जाते हैं बराबर। संगत कोण समझ में आ गया बच्चों। अब पढ़ते हैं हम लोग एकांतर कोण। ठीक है बच्चों, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। अब एकांतर कोण की बात करते हैं। देखिए अब बच्चों अगर हम लोग एकांतर कोण की बात कर लें, ठीक है, देखते हैं एकांतर कोण क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, जैसे एकांतर कोण की बात किया जाए बच्चों तो सबसे आसान तरीका जहां पे जेड बन जाए, अगर बच्चों जेड बन गया ठीक है तो आपको एकांतर कोण क्या दिखेंगे बराबर। अगर बच्चों जेड दिख गया एकांतर कोण क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए। अब जेड कहां दिख रहा है ध्यान से देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जेड के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जेड बन रहा है, ये ऐसे आए हम लोग, फिर ये ऐसे आए और फिर ऐसे गए। देखिए तो मतलब ये कोण, ठीक है, ये वाला जो कोण है बच्चों, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण जेड बन रहा है। देखिए ऐसे आए इस प्रकार से गए। देखिए जेड जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो जेड बन रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो ये वाला कोण कौन है ए और ये वाला कोण कौन है जेड, तो हो जाएगा ए बराबर जेड, एकांतर कोण क्योंकि जेड बन रहा है। अगला देखिए उल्टा जेड, उल्टा कैसे बनता है, इधर आए फिर नीचे आए फिर इधर गए। तो देखिए इस प्रकार से भी तो उल्टा जेड बनता है। तो यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बराबर। तो ये वाला कोण आपका P है और ये वाला कोण कौन है Y, तो हो जाएगा कोण P बराबर कोण Y। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके एकांतर कोण। इसी प्रकार से आप उल्टा का भी ले सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका एकांतर कोण। तो आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों एक और पढ़ना है हमें, ठीक है, अंतः कोण। ठीक है, अब देखिए बच्चों दो समांतर रेखाओं के मध्य, दो समांतर रेखाओं के मध्य अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। अंतः कोण कौन है, एक को A है और एक को Y है। तो यहां बच्चों हो जाएगा A प्लस Y बराबर 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। फिर P प्लस Z, ये भी अंतः कोण है, तो P प्लस Z बराबर ये भी हो जाएगा 180। ठीक है बच्चों, तो अगर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके अंतः कोण जो है, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये x और b को जोड़ा जाए तब भी 180 ही आएगा। ठीक है ना, तो इस बात को हम यहां लिख दे रहे हैं कि ये x ऊपर है b नीचे है, तो ये बाह्य अंतर कोण हो गया। तो x प्लस b बराबर भी बच्चों 180 हो जाएगा। इसी प्रकार w प्लस q जो है बच्चों ये भी 180 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए ऑल अबाउट हो गए समांतर से संबंधित। अब बच्चों बात करें रेखा नंबर 5वीं के प्रकार की। पांचवा रेखा बच्चों होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। अब बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा कहते किसे हैं, देखिए तो अगर दो रेखाएं हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए दो रेखाएं हैं उनके बीच जो है बच्चों, ठीक है, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, अगर दो रेखाएं हैं उनके बीच एक भी बिंदु क्या हो गया उभयनिष्ठ हो जाए। देखिए जैसे मान लीजिए एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। ठीक है, अगर दो रेखाओं के मध्य एक बिंदु क्या हो उभयनिष्ठ हो, अगर दो रेखाओं के मध्य एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो उन्हें कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब जो उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, देखिए अब जैसे मान लीजिए ये कोई
रेखा है, ठीक है, ये रेखा M है, और ये कोई रेखा है, रेखा क्या है, N है। अब बच्चों हम जानते हैं कि एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती हैं। देखिए, तो इस M पे ऐसे 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 बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग इधर की बात करें तो इस रेखा पर भी क्या होंगे, अनंत बिंदुएं शामिल होंगी। लेकिन बच्चों अगर देखा जाए तो इनमें केवल एक ही बिंदु जो है क्या होगा, ये कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो बस बच्चों इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। तो ऐसी रेखा जिनमें, ऐसी दो रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, ठीक है बच्चों, ऐसी दो रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। अब बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है, ठीक है ना, तो ये बात हम लोग समझ गए, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। कोई समस्या किसी को, चलिए प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। तो बच्चों ये हो गए आपके कुछ रेखाएं। अच्छा, एक रेखा और है आपका, कौन सी रेखा है, रेखा नंबर 6, उसको बोलते हैं संपाती रेखा। अब बच्चों संपाती रेखा क्या होता है, देखते हैं संपाती रेखा। अब बच्चों संपाती रेखा का मतलब होता है कि जैसे एक रेखा ये हो गया और दूसरी रेखा भी जो है इसी के ऊपर हो। तो जैसे इसको मान लेते हैं ए बी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं पी क्यू। तो जो रेखा ए बी और पी क्यू है, इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा संपाती रेखा। तो जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, उन्हें कहा जाता है संपाती रेखा, ठीक है बच्चों। तो ये तमाम प्रकार के जो है बच्चों रेखाएं हो गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं, रेखाखंड देखिए। तो रेखाखंड, ठीक है बच्चों, रेखाखंड को अंग्रेजी में कहा जाता है लाइन सेगमेंट। अब बच्चों रेखाखंड की परिभाषा क्या होगा, तो रेखा का वह भाग, कौन सा भाग, जिसके दो अंत बिंदु, दो अंत बिंदु हो, क्या कहलाता है, रेखा। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि रेखा को, ठीक है, रेखा को दोनों दिशाओं में, रेखा को दोनों दिशाओं में नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है बच्चों। रेखा खंड को दोनों दिशाओं में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं बढ़ाया जा सकता, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। और रेखाखंड को दोनों दिशाओं में हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसके इधर भी पॉइंट होता है और इधर भी पॉइंट होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहां भी पॉइंट होता है और यहां भी पॉइंट होता है, ठीक है बच्चों। और इसको भी हम लोग कहते हैं अंत बिंदु, क्या कहा जाता है, अंत बिंदु। और इसको भी कहा जाता है अंत बिंदु, ठीक है। तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, इसीलिए इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर बच्चों इसका नाम ए बी है तो इसको प्रदर्शित करते हैं ए बी के ऊपर सिंगल लाइन। अगर ऐसे सिंगल लाइन है तो इसे रेखाखंड माना जाएगा। जैसे मान लीजिए पी क्यू कोई है, तो पी क्यू के ऊपर सिंगल लाइन है तो उसे क्या माना जाएगा, उसे माना जाएगा रेखाखंड, ठीक है बच्चों। और जैसे मान लीजिए ए बी के ऊपर जो है दोनों तरफ एरो लगा है तो उसे रेखा माना जाएगा। और अगर केवल ए बी लिखा है तो भी उसे हम रेखा या रेखाखंड, तब तो कुछ भी मान सकते हैं, जो लिखा रहेगा हिंदी में उसी के अनुसार जो है बच्चों ये माना जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया रेखाखंड। अब बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे किरण का। किसकी बात करें, किरण की। किरण को हम बोलते हैं रेज,
अब बच्चों किरण क्या होगा, देखिए बच्चों, तो किरण का मतलब ये है कि रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग, ठीक है, कैसा भाग, जिसका एक अंत बिंदु हो, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी, ठीक है, इसे एक दिशा में अनंत तक आगे, इसे एक दिशा में अनंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, इसे एक दिशा में अनंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये दो बातें याद रखिएगा कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है तथा एक दिशा में अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा किरण। अब देखो जो किरण का मतलब ये है, जैसे देख रहे हैं आप लोग, तो इन सबको एक ही दिशा में तो आगे बढ़ा रहे हैं। अब इनके नामकरण की बात करें तो देखिए, जैसे मान लेते हैं ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये यस हो गया। तो ए बी को लिखा जाएगा, ए बी के ऊपर ऐसे एरो, पी क्यू के ऊपर ऐसे लिखा जाएगा एरो, और आर एस के ऊपर लिखा जाएगा एरो, ठीक है बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि रेखा का जो है बच्चों, मतलब किरण का जो है बच्चों, कुछ इस प्रकार से चित्र बनाया जाता है। तो कोई समस्या, तो ये आपका ऑल अबाउट किरण के बारे में हो गया। अब बच्चों इसके बाद करें हम लोग किरण के प्रकार की बात करें, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करें किरण के प्रकार की। किरण के प्रकार, जो किरण है बेसिकली दो प्रकार का। अब बच्चों दो प्रकार में कौन कौन सा है वो देखिए, तो पहला इस तरफ लिख देते हैं अभिसारी किरण, ठीक है बच्चों, पहला किरण है अभिसारी किरण। और दूसरे किरण की बात करें तो दूसरा हो जाएगा अपसारी किरण, ठीक है बच्चों। अभिसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज, और अपसारी को बोलते हैं अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज, और उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज, ठीक बच्चों। अब बच्चों अभिसारी किरण का मतलब क्या होता है, तो यदि दो से अधिक किरणें, यदि दो से अधिक किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें कहा जाता है अभिसारी किरण, ठीक है बच्चों। यदि दो या दो से अधिक किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या एकत्रित होती हैं तो उन्हें कहा जाता है अभिसारी किरण। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि तीनों किरण जो है बिंदु P पर मिल रहे हैं, इनको कहा जाएगा अभिसारी किरण, ठीक है बच्चों। तो यदि दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें कहा जाता है अभिसारी किरण। अपसारी की बात करें तो इसका उल्टा, एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें निकलें, ठीक है बच्चों, एक ही बिंदु से क्या हो, अगर एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें निकलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अपसारी किरण। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, इसको मान लेते हैं Q। तो बिंदु Q से क्या हो रही है, आप देखिए यहाँ पे तीन किरणें निकल रही हैं। अब बिंदु P पर क्या हो रहा है, तीन किरणें इकट्ठा हो रही हैं। तो यदि एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक किरणें एकत्रित होती हैं तो उन्हें कहा जाता है अभिसारी किरण, ठीक है। और यदि एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें निकलती हैं तो उन्हें कहा जाता है अपसारी किरण, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए किरण के दो प्रकार, ठीक है। अब बाकी हम लोग सारी इंफॉर्मेशन जान गए। अब बच्चों हम लोग इसके बाद बात करेंगे कोण की। किसकी बात करेंगे, कोण की यानी एंगल की। अब बच्चों कोण कहते किसे हैं, ठीक है बच्चों, कोण को अंग्रेजी में एंगल कहा जाता है, ये सब लोग जानते हैं। अब बच्चों कोण की क्या डिफिनेशन होगी, देखिए
अगर जैसे मान लीजिए कि दो रेखाएं हों, कौन हो, दो रेखाएं, तो जैसे ये हो गए, ये हो गए। अच्छा, दो रेखाखंड हो तो ये हो गए, और दो किरण हो तो मान लीजिए ये हो गए। ठीक है बच्चों, अब चाहे दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, चाहे दो रेखाखंड एक दूसरे को काटें, और चाहे दो किरण एक दूसरे को काटें, तो उनके बीच के स्थान को, किसके बच्चों, उनके बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, उनके बीच के स्थान को कहा जाता है कोण। क्या कहते हैं, बीच के स्थान को कहा जाता है कोण। ठीक है बच्चों, तो यदि, ठीक है, यदि दो रेखाएं, ये रेखा है या रेखाखंड या किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो उनके बीच के स्थान को कोण कहा जाता है। जैसे ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। ठीक है, तो ये दीज आर एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो यदि दो रेखाएं, रेखाखंड या किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच के स्थान को कोण कहा जाता है। बच्चों देखिए, कोण को प्रदर्शित करने का सिंबल ये है। जैसे मान लीजिए इस कोण का नाम है ए, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या तो लिखें कोण ए पूरा हिंदी में, या तो कोण ए, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, कोण का सिंबल इस प्रकार से होता है, हल्का सा तिरछा एल जैसा। ठीक है, तो ये कोण का सिंबल होता है। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या, तो ये तो कोण हो गया। अब बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कोण के प्रकार की। ठीक है बच्चों, देखिए कोण के प्रकार की बात करें तो लिखते हैं हम लोग कोण के प्रकार। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर पहला बात करें तो सबसे पहले की बात होती है न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। अब बच्चों न्यून कोण किसे कहा जाएगा, देखिए, तो अगर बच्चों हम लोग बात करें न्यून कोण की, ठीक है, तो आप सबको पता है कि 100, ठीक है, अब न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री से कम के कोण को, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी अगर कोई कोण x है तो 90 से क्या होगा, कम होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे कहा जाता है न्यून कोण। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा बच्चों है, दूसरा कोण की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे कोण में नाम आता है बच्चों समकोण। समकोण का एक और नाम है, इसको समकोण कह सकते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों समकोण का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें समकोण की, ठीक है, तो 90 अंश के कोण को, ठीक है, 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। अब बच्चों अगर कोई समकोण है तो इसका मान होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। तो अगर कोई कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री का है तो उसे ही समकोण हम लोग कहेंगे। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। आइए नंबर 3 देखते हैं बच्चों। इसके बाद आता है, ठीक है, अधिक कोण। अब बच्चों अधिक कोण किसे कहा जाए, देखिए अब बात हो जाए अधिक कोण की। ठीक है, देखिए तो अधिक कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से अधिक
90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहा जाता है। अगर बच्चों कोई कोण x है तो क्या होगा, वो 90 से ज्यादा होगा, ये हो गया, और 180 से कम। ठीक है, तो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहा जाता है। कोई समस्या? चलिए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है बच्चों, ठीक है, सरल रेखीय कोण। सरल रेखीय कोण। अब बच्चों सरल रेखीय कोण किसे कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए सरल रेखीय कोण की, ठीक है, देखिए, तो सरल रेखीय कोण का मतलब होता है कि 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को सरल रेखीय कोण कहा जाता है। तो अगर कोई कोण 180 डिग्री का है तो आप जानते हैं तो उसका मान होगा 180। मतलब x अगर कोई कोण है तो उसका मान अगर 180 है तो उसे हम कहेंगे सरल रेखीय कोण। ठीक है बच्चों, तो सरल रेखीय कोण का मतलब होता है 180 डिग्री वो होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। आइए अगला पढ़ते हैं बच्चों। पांचवा आपका है वृहत कोण। कौन सा कोण है, तो पांचवा है वृहत कोण। अब बच्चों अगर बात करें वृहत कोण की परिभाषा की, देखिए, तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से क्या हो, अधिक हो। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है वृहत कोण। अब 180, अगर कोई कोण x है, अगर x का मान 180 से अधिक है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा वृहत कोण। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद होता है नंबर 6, संपूर्ण कोण। ठीक है बच्चों, अब संपूर्ण कोण क्या होता है तो देखते हैं। देखिए, तो संपूर्ण कोण का मतलब होता है 360। तो 360 डिग्री के कोण को, 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया संपूर्ण कोण। और बच्चों इसका मतलब ये है कि x का मान हो गया 360 डिग्री। अच्छा बच्चों 360 डिग्री बनता कहाँ है, तो जैसे कोई सेंटर मान लीजिए, मतलब कोई वृत्त मान लीजिए, तो वृत्त का जो सेंटर होता है ना, वृत्त के सेंटर पे बच्चों 360 डिग्री का कोण बनता है। कोई समस्या बच्चों, संपूर्ण कोण समझ में आ गया। अब बच्चों अगर हम लोग 7वां बात करें तो 7वां होता है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अब बच्चों कोटि पूरक कोण क्या होगा, देखिए, तो कोटि पूरक कोण की अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर दो कोण मान लें, ठीक है, एक कोण x है और एक कोण y है, हम कह रहे हैं कि दोनों कोण जो है कोटि पूरक है। तो कोटि पूरक का मतलब बच्चों होता है ना कि अगर इनको जोड़ा जाए तो कितना आएगा, इनको जोड़ा जाए तो 90 आएगा। ठीक है, तो दो कोटि पूरक कोण है, अगर उनको जोड़ा जाए तो उनका योगफल 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो इसे ही बच्चों कहते हैं कोटि पूरक कोण। अगला है, अगला कौन सा है, तो अगले का नाम है संपूरक संपूरक कोण।
अब आप देखिए, संपूर्ण कोण अलग होता है। संपूर्ण कोण तो 180 को बोलते हैं, अब 360 को बोलते हैं। लेकिन संपूरक है, तो संपूरक है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अंतर होगा। संपूरक क्या होगा? तो जब दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, तो जब दो कोणों का योग 180 अंश तो उन्हें क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहेंगे। जैसे x और y दो संपूरक कोण हैं, इनको जोड़ा जाएगा, जोड़ने पे 180 आएगा। ठीक है बच्चों, तो जब दो कोण है इनको जोड़ने पर 180 आए तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा संपूरक कोण। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए कुछ कोणों की खास बातें। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों कुछ खास बातें और देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, अब कुछ खास बातों में क्या है, अगर बच्चों हम लोग बात करें, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? आप कहेंगे कि 180 होता है। क्या होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसी प्रकार हम कह दें कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा? तो जो आप कहेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम लोग कहें पंचभुज के पांचों कोणों का योग क्या होगा? तो बच्चों यहां पे आप जो है गड़बड़ हो जाएंगे। देखिए बच्चों, चाहे जितनी भुजाएं हों, इनके कोणों का योग निकालने के लिए एक फार्मूला है। ठीक है, क्या फार्मूला है? फार्मूला होता है n-2 इंटू होता है 180, ये होता है। अब चेक कर लेते हैं। अगर बात की जाए त्रिभुज की, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होते हैं? 3, तो n का मान 3 रखिए, तो 3 माइनस 1 बल्कि 3 माइनस 2 अगुणते हो गया 180। अब बताइए, 3 में से 2 गया कितना है? 1, तो 1 गुणते 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया? 180। चतुर्भुज की बात किया जाए तो n का मान क्या होगा? 4। अगर 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज में तो n का मान 4, तो 4 माइनस 2 n2 हो गया 180, तो 4 में से 2 गया 2 और 2 गुणते हो गया 180, यानी आ गया 360। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। पंचभुज की बात करें तो जो पंचभुज के पांचों कोणों की बात करें तो आप फार्मूला जान गए कि n-2 हो गया, n2 हो गया 180, तो n-2 180 हो गया। अब 5 है तो आप रखा जाए n का मान 5, तो 5 में से 2 गया, अगुणते हो गया 180, तो 5 में से 2 गया 3 और 3 गुणते 180 कितना आ गया? 540। तो बच्चों ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, n-2 इंटू 180। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब बच्चों कुछ और कोण है, थोड़ा सा उनको भी हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे कोण है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये है, ठीक है, अब शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे? तो देखिए बच्चों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें? काटें या प्रतिच्छेद करें, तो उनके ऊर्ध्वाधर कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर ये x है और ये y है, ठीक है, तो एंगल x और y क्या होंगे? ये बराबर होंगे। जैसे ये कोण A है और ये कोण B है, तो कोण A जो है वो B के क्या होगा?
बराबर होगा। ठीक है, तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके विपरीत कोण आपस में बराबर होंगे, तो x बराबर y और a बराबर b। ये बच्चों बात याद रखिएगा। और रही बात संगत कोणों की और एकांतर कोण की और अंतः कोण की, तो ये बच्चों तो हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो को आप जो है अपने पूरे दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में इतना फॉरवर्ड कर दीजिए कि ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोग देख पाएं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले ही क्लास में, इसी तरह के हम लोग लेकर मिलेंगे क्लास। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।